हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप गाइज आपने केमिकल बॉन्डिंग सारी पढ़ ली होगी। उसके 3 के क्लासें हुई हैं आपकी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आपने देख ली होंगी। और क्लास 3 के बाद ही आप एक्चुअली यहाँ पर जंप करना, क्योंकि अगर आप वे 3 क्लास नहीं देखते हो तो केमिकल बॉन्डिंग के जो आज मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ वे शायद आप सोल्व ना कर सको। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पहले से पढ़ रखी है तब तो आप इस क्लास में एंटर हो सकते हो। लेकिन अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी और फिर आप ये वीडियो देखोगे तो ये वीडियो आपको बहुत बोरिंग करने वाली है। बट अगर आपने पिछली मेरी तीनों की तीनों क्लास देखी हैं केमिकल बॉन्डिंग की, तो आपको ये क्लास मज़े में बीतने वाली है। आपके लिए एक नोटिफिकेशन है, अगर कोई भी नया देख रहा है तो यहाँ पर जो भी नए हैं, कि 15 जनवरी दिन रहेगा संडे का, टाइमिंग रहेगी 2 PM। मैं रहूँगा आपके साथ लाइव। आप मुझसे CSIR से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड, ICR से, इवन DBT से कुछ भी पूछ सकते हो। एग्जाम रिलेटेड आप मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब आपको ऑनलाइन ही पढ़ाऊँ, इस प्रकार से कि जैसा मैं वीडियो पहले बनाता हूँ फिर मैं उसको अपलोड करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको यूट्यूब पर ही ऑनलाइन पढ़ाऊँ। तो उसमें आपका क्या सजेशन रहेगा? थोड़े मैं आपसे भी कुछ सुझाव मांगूंगा, ठीक है? कुछ हम बेटर क्या कर सकते हैं, कुछ और अच्छा क्या कर सकते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बट उसके लिए पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दीजिए या फिर अपना नंबर सेंड कर दीजिए जिस पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज सकूं। संडे का दिन रहेगा 2 PM, सब फ्री होते हैं, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट देखेंगे कि टाइमिंग कितनी है, डिपेंड करेगा कि कितने कितने बच्चों ने ज्वाइनिंग की है, ठीक है? किसके किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है हमारी अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है? कितने समय में हम ये अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो वो सब बात हम करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की हमारी क्लास होने वाली है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, और हमारे कुछ क्वेश्चन जो है उनसे आपको कुछ ऐसे नए टॉपिक हैं, कुछ ऐसे नए नोट्स हैं जिनका पता लगने वाला है। जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा छोड़ दिया था पढ़ाने से, मैंने उनको बोला था कि मैं आपको जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब पढ़ाऊंगा, तो अब वे सोल्व होने वाले हैं और वे टॉपिक आपको समझने हैं। ये क्लासे आप देखना कि केमिकल बॉन्डिंग में आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले सालों के। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? आइए अब अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था, आपको ये याद होगा ये डायग्राम, कि जो आपके बॉन्ड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकते हैं और वीक बॉन्ड हो सकते हैं आपके। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वे आपके एटम के बीच में लगते हैं मोस्टली, जबकि जो आपके वीक बॉन्ड होते हैं वो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। मैंने बताया था कि एटम क्या है आपको, मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल किन्हीं 2 एटम से मिलकर के बनता है, 2 या 2 से अधिक उसमें एटम हो सकते हैं, तब जाकर के आपका मॉलिक्यूल बनता है। जो आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उसमें मेटेलिक बॉन्ड आते हैं जो मेटल मेटल के बीच में लगता है। आयनिक बॉन्ड आते हैं जिसमें हम एटम के ऊपर चार्ज देखते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में लगता है। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल था सोडियम क्लोराइड। सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, करोड़पति था, इसलिए कहला रहा था कैटायन। ये क्लोराइड एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा था, इसलिए कह रहा था अनायनिक, ठीक है? इसके बाद आपका कोवेलेंट बॉन्ड आता है। कोवेलेंट बॉन्ड याद रखना नॉन मेटल टू नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से होते हैं। इसके बाद ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। अब पोलर में क्या होता है कि अनइक्वल शेयरिंग होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी एक की ज़्यादा होगी। अगर दो आपके एटम्स हैं तो एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दूसरे के, ठीक है? तब आपके जो है
जो आपके बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन पाता है अनइक्वल में, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग होती है पोलर में। और नॉन पोलर में क्या होता है कि मोस्टली आपकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो सेम होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है कि किसी भी एटम की वो टेंडेंसी, वो पावर जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अब नॉन पोलर में इक्वल शेयरिंग होती है। अगर हम इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें कि मजबूत कौन सा बॉन्ड है, तो याद रखना पोलर बॉन्ड आपका हमेशा मजबूत होता है कंपेयर टू नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। तो आपको ये नहीं भूलना है। इसके बाद आपका वीक बॉन्ड में चलते हैं, जो कि मोस्टली आपके मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। इसमें आपका नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए याद रखना इस H का, इस हाइड्रोजन का इंटरब्रिज की तरह कार्य करना जरूरी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को कभी कहीं कहीं पर हाइड्रोफिलिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक याद रखना, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिंग मतलब लव, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटरब्रिज की तरह कौन कार्य कर रहा है, आपका हाइड्रोजन। और एक होगा आपका डोनर, एक होगा आपका एक्सेप्टर, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनता है मोस्टली, जो आपका बॉन्ड बनता है डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनता है, हाइड्रोजन इंटरब्रिज की तरह कार्य करता है। और याद रखना इसमें डोनर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ज्यादा होनी चाहिए, और जो एक्सेप्टर है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होनी चाहिए, तब जाकर के आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाता है, ठीक है ना। ये बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखी हैं, अभी मैं केवल आपको रिवाइज करवा रहा हूँ अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। इसके बाद आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है कि ये आपका वाटर की प्रेजेंट में कार्य करता है। वाटर की प्रेजेंट में कोई भी दो नॉन पोलर, याद रखना नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में लगता है ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको आइस का एग्जांपल दिया था कि पानी में अगर आप जो आपका ऑयल होता है उसके ड्रॉप गिरा दो, तो अब आपका जाकर के हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। आ रहा है कुछ याद? आएगा आगे जब क्वेश्चन करोगे तब आएगा। इसके बाद डाइपोल डाइपोल और लंदन डिस्पर्सन फोर्स आपका वंडरवाल्स के एग्जाम्पल है। याद रखना डाइपोल डाइपोल क्या होता है, इसमें जो एटम होते हैं वे नॉन पोलर होते हैं, यानी कि उन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। बट फिर भी क्या होता है, जब वे आपस में इस प्रकार से राउंड राउंड करते रहते हैं तो एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव आ जाता है, और उन पॉजिटिव और नेगेटिव में एक्चुअली वे पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव होते हैं, फिर भी उनमें बॉन्ड बन जाता है, लेकिन ये बॉन्ड कुछ ही समय के लिए रहता है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लंदन डिस्पर्सन में क्या होता है कि बॉन्ड को इंड्यूस कराना पड़ता है, ठीक है ना, बॉन्ड को इंड्यूस करवाना पड़ता है। इतना इतना मोस्टली नहीं है, बस खाली आपको वंडरवाल्स फोर्स याद रखनी है, ठीक है ना। यानी कि ये जो लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है टेम्पररी इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन्स होता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं बन पाता। मैंने इन सब की बात आपकी कर ली थी, सॉरी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमने बात करी थी बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए मैंने बताया था कि अगर एटम या फिर मॉलिक्यूल के बीच में जितनी दूरी कम होगी, जितनी लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बनने वाली है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एटम का जो मॉलिक, चलो वो मैं आगे ही बताऊंगा आपको। देखो याद रखना हमने पढ़ा था कि जो आपका नेचर में आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन मेटेलिक बॉन्ड, देन कोवेलेंट, देन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट में आपके कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, वंडरवाल एंड आपका लंदन डिस्पर्सन, ये वंडरवाल का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बल्कि जबकि जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, देन आयनिक बॉन्ड, देन मेटेलिक बॉन्ड, देन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सबसे लास्ट में आपका वंडरवाल इंटरेक्शन। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी बायोलॉजिकल सिस्टम में, CSIR बायोलॉजिकल सिस्टम में पूछता है। ये नेचर का मैंने आपको केवल समझाने के लिए रखा है, ठीक है। आपसे जो CSIR हो, DBT हो, गेट हो, ICR हो, ICMR हो,
वो आपसे बायोलॉजिकल सिस्टम में ही पूछते हैं और आपको इसी श्रृंखला में याद रखना है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, और इस कोवेलेंट को छोड़ करके बाकी जितने ये बॉन्ड होते हैं इन सबको बोला जाता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, एक तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, इन सबको बोला जाता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने इनकी आपको एनर्जी जो होती है वो याद करने के लिए बोला था कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी इक्वल टू 18 किलो कैलोरी की मतलब आसपास होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपकी जो स्ट्रेंथ है एग्जैक्ट नहीं है, आपको केवल ये, क्योंकि एग्जैक्ट कोई पूछता भी नहीं है, आपको केवल ये बात याद रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है, तो वो आपको एक रेंज दे देगा अगर एग्जामिनर पूछता है तो। रेंज देने के बाद वो आपसे पूछ लेगा कि उसमें ही आपको सिलेक्ट करना है। तो याद रखना मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड में 18 किलो कैलोरी, फिर आप 2 जाओगे तो फिर इसका आधा कर देना, 80 का आधा 40, ठीक है, देन फिर हाफ कर देना 20, देन फिर हाफ कर देना, उसके बाद आपका 10, देन फिर हाफ कर देना, देन 4। ठीक है, ये मैंने लिखा था आपका, और मैंने आपको बताया था 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, ये कैलोरी इसमें एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये जूल जूल होता है। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रख सकते हैं। आई होप गाइज आपकी समझ में इतना आया होगा। तो इतना आया है तो एक कॉन्सेप्ट और है वो भी थोड़ा समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो कि आपका, एक सेकेंड इसे यहाँ पर ले आओ, कि आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का मैंने एक एग्जांपल रखा था, मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर इनमें आपसे एनर्जी पूछ ली जाती है, बट कभी भी आप ऐसा तो याद कर नहीं सकते कि कार्बन फ्लोरीन के अंदर कितनी एनर्जी है या फिर NaCl के अंदर कितनी एनर्जी है। तो मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर जब भी पूछेगा तो आपसे कंपेयर करवाएगा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे जब भी पूछेगा तो वो कंपेयर करवाएगा। तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, यानी कि एटॉमिक का जितना स्मॉल साइज होगा कोवेलेंट बॉन्ड उतना ज़्यादा बनेगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है। तीसरा मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज विथ नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड में आपकी एनर्जी कम, डबल बॉन्ड में उससे ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड में उससे ज़्यादा है। ठीक है, और एक फैक्टर जो रह गया था कि पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर और पोलर का पूछ लिया जाता है कि आपका जो पोलर होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉन पोलर किसी भी एटम में। ठीक है, तो बस आपको केवल यही याद रखना था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ से काट फीट मिलेगी, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था ये मेरे उस समय के नोट्स थे। ठीक है, मेरा काम क्या था कि मैं मतलब मेरी जो किताबें हैं मैं पढ़ता हूँ तो उनको मार्किंग करना, पेन चलाना, ये मतलब मेरी एक हैबिट है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे मिलेगा, बट आपको ऑप्शन पे जाना है, इसलिए इसमें जो सही आंसर था, ठीक है ना, तो सही आंसर को मैंने छुपाने के लिए चारों को आपके टिक मार दिया है, बट आपको इनमें से सही आंसर चूज करना है। अब आपको करना कैसे है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने क्वेश्चन को ओपन किया, आप वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद आप सॉल्व करना, देन उसे दोबारा प्ले करना, अपने मतलब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए उसको पॉज करना, अपना आंसर निकालना, देन आप वीडियो को चलाना। उससे क्या होगा कि वीडियो की लेंथ लंबी नहीं होएगी। ठीक है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बन पाएगी। तो क्योंकि अगर आपको 2 मिनट 3 मिनट या फिर 1 मिनट दूं तो उससे क्या होगा कि एक तो आप प्रेशर बढ़ेगा कि टाइमिंग, अभी प्रेशर नहीं बढ़ाना, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करना और उसका आंसर निकालना, तब प्ले करना और देखना। ठीक है, तो ये रहा गाइज आपके लिए पहला क्वेश्चन, ये दिसंबर 2012 में आया हुआ है। तो पॉज करिए और अपना आंसर इसका निकालिए। आई होप गाइज आपने पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्कीम सो वाई विच वन कोरस्पॉन्ड टू द वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए गिवन सॉल्वेंट कंडीशन, यानी कि इनमें से कौन सा बॉन्ड आपका वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जब होता है कि उसमें एक तो होता है आपका डोनर, एक होता है आपका रिसीवर। हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन रिसीवर। जो डोनर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए,
जो एक्सेप्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, तब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर पूछा वीक, तो वही फॉर्मूला रिवर्स कर दो कि जो आपका जो डोनर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर दो और जो आपका एक्सेप्टर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कर दो। ठीक है ना, क्योंकि देखो हमने स्ट्रॉन्ग के लिए पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन होता है हमारा, हाइड्रोजन डोनर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जबकि जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तब जा करके हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना था। तो अब यहाँ पर पूछा हमसे वीकेस्ट बॉन्ड, तो उसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि जो हमारा डोनर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर दो कम और जो हमारा रिसेप्टर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर दो हाई। तो अब चलते हैं ऑप्शन के पास। ठीक है, आपके हर एक क्वेश्चन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कमेंट में बताना, दोबारा ही क्वेश्चन लाऊंगा मैं दूंगा। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ऑक्सीजन की जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो आपको याद होगा 3.5 होता है, यहाँ पर भी 3.5, बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है ना, मतलब मीडियम बनना है, अच्छा तो नहीं कह सकते, मीडियम बनना है। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू ऑक्सीजन के कम होती है। ठीक है ना, तो इसके चांसेस हो सकते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो। याद रखना जो आपका ये वाला बॉन्ड होता है हाइड्रोजन से लेफ्ट साइड में बॉन्ड होता है वो डोनर की तरह काम करता है, और हाइड्रोजन से जो राइट साइड में बॉन्ड होता है जहाँ पर ये आपको बिंदे बिंदे चमक रहा है, ये आपका कैसा काम करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, यानी कि इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन में आपका कोवेलेंट, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और 10% होता है, जबकि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डॉट डॉट सा जो चमक रहा है ये आपका 90% भाग बनाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब बढ़ो थोड़ा और आगे। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू नाइट्रोजन ज़्यादा है क्योंकि इसकी 3.5 है, इसकी ऑलमोस्ट 3 है। ठीक है ना, नंबर 4 पे चलते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू नाइट्रोजन इक्वल होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी। ठीक है ना, बी इसका आंसर होने वाला है। क्यों होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअली मुझे कहना नहीं चाहिए, एक बुक में मैंने देखा था कि उन्होंने इसका आंसर नंबर 4 कर रखा था, बट इसका कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर नंबर 4 नहीं है, और CSIR ने भी उस समय पे इसका आंसर दिया होगा। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि जो हमारे टीचर है मैंने उनसे भी जब उस समय पे बात की थी जब मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने मुझे तब यही आंसर दिया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा यही होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अब आ गया फिर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, इसके लिए इससे भी आपको पॉज करना है और देन स्टार्ट करना है। ये मैंने जो आपको छुपाए हैं ये मैंने एक्चुअली राइटिंग में, अपनी राइटिंग में लिख रखे हैं। ठीक है ना, तो मेरी आदत है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर कुछ कुछ पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ तो मैं लिखता ज़रूर हूँ। ठीक है ना, अपनी याद के लिए, मेमोरी के लिए। आई होप गाइज आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। बढ़ते हैं। इन प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म एज फॉलो, यानी कि एक डोनर होगा बीच में हाइड्रोजन देन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर फेवरेबल इफ द एंगल बिटवीन डोनर हाइड्रोजन एंड एक्सेप्टर, यानी कि डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो एंगल होता है वो मैक्सिमम कब होता है। ठीक है ना, कौन सा मोर फेवरेबल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जब एंगल 180 डिग्री होता है तब आपका मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना, और ये मिनिमम 120 तक जा सकता है। ठीक है ना, 90 कभी हो नहीं सकता था, 180 से कभी ऊपर जा नहीं सकता, 120 आपका मिनिमम होता है, मैक्सिमम आपका 180 डिग्री सी होता है। सी नहीं सॉरी, एंगल की पूछा है इन्होंने, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। आई होप गाइज आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन प्ले ए मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग BDNA। सीधा सीधा आपसे कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, और मैंने आपको उस समय पर बताया भी था
कि जो आपका डीएनए होता है वो जो नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है वो बीडीएनए होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था आपका? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। और याद रखना जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी जो नाइट्रोजन बेस रहेंगे प्यूरिन और पिरामिडीन, उसमें एटी के बीच में आपके 2 बॉन्ड जबकि जीसी के बीच में आपके 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो जो आपका स्टेबलाइजिंग होता है बीडीएनए वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। तो इसका आंसर आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। इसकी आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मैं इसके आंसर लिख दूंगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से दूंगा जब आप अपलोड करोगे, तो जैसे इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मैं आंसर करके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। आई होप गाइज आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। पढ़ते हैं। One the molar scale which of the following interaction in a non-polar environment provides highest contribution to the biomolecules? ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है, 2-3 बात आपको देखने की। इंट्रैक्शन इन नॉन पोलर इन्वायरमेंट, तो आपका इन्वायरमेंट कैसा है? नॉन पोलर। ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन टू द बायोमोलिक्यूल, यानी कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, यानी कि क्या कर रहा है ये? मोलर स्केल में बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखो जो आपका नॉन पोलर इन्वायरमेंट होता है, याद रखना जब अगर आपका नॉन पोलर इन्वायरमेंट होता है तो वहां पर डी की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक की वैल्यू हाई होती लो होती है। ठीक है ना। जैसे एयर, वैक्यूम, इनकी डी की वैल्यू आपकी 1 होती है, जबकि अगर वहीं पर आपका वाटर आ जाता है तो डी की वैल्यू आपकी 80 होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब क्या है आपका? कि आपका जो मीडियम है वो कैसा है कि इस स्टेज में है, एयर या फिर वैक्यूम में हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि डी की वैल्यू सबसे कम। और अगर डी की वैल्यू सबसे कम है तो आपका जो साल्ट ब्रिज कह लो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रैक्शन होता है, आयनिक इंट्रैक्शन होता है, वो बढ़ता है। ठीक है ना। तो जिन्होंने हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन लगाया था, हाइड्रोफोबिक के लिए आपका वाटर का होना जरूरी है। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये बताया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका साल्ट ब्रिज को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, इसको आयनिक इंट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। और आयनिक इंट्रैक्शन या फिर साल्ट इंट्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब आपकी डी की वैल्यू जितनी कम, बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत। ठीक है ना। तो आप अगर आपकी समझ में ये नहीं आया तो एक बार पिछला लेक्चर जा करके दोबारा देखें। ठीक है ना, तब आपको समझ में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनफेवरेबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका प्रोटीन फोल्डिंग को फेवरेबल नहीं करता? तो जब हमने देखा था कि वैसे तो अभी हमने प्रोटीन की फोल्डिंग पढ़ी नहीं है, बट इसको हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि देखो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हमने पढ़ा कि प्रोटीन में लगता है, वंडरवाल इंट्रैक्शन हमारा लगता है। ठीक है ना, ये आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड वंडरवाल इंट्रैक्शन ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर में काम आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में काम आती है, जबकि जो आपकी कन्फर्मेशन एंट्रोपी होती है तो हमसे इन्होंने, यानी कि जो कन्फर्मेशन एंट्रोपी होती है इसका प्रोटीन फोल्डिंग में मतलब कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो इन्होंने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनफेवरेबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग। तो आपकी जो कन्फर्मेशनल एंट्रोपी होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देती है अगर वो वहां पर आ जाती है। तो इस बात को अगर आपकी समझ में ये नहीं आया कि कन्फॉर्मेशनल एंट्रोपी क्या होती है, प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, तो जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, यो एज ए मुझे लगा कि आप इसको कर सकते हो तो मैंने इसलिए रख दिया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके इंट्रक्शन के बारे में जो इंट्रक्शन है उनके बारे में पूछा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन।
आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन, तो किस प्रकार का इंट्रैक्शन है, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम ए एंड बी इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, ए और बी इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस। याद रखना ये शब्द हमने कहाँ पर पढ़ा था कि सेंसिटिव टू डिस्टेंस, वंडरवाल्स में। ठीक है ना, मोस्टली। अब इन्होंने पूछा क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि नॉन बॉन्डेड एटम जो होता है ए एंड बी इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो क्या होने वाला है। तो देखो इन्होंने वैसे खुद ही बता दिया है कि नॉन बॉन्डेड है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होने वाला, पहली बात तो इन्होंने खुद ही इसका आंसर दे रखा है। ठीक है ना, और मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस है, तो वो जाहिर सी बात है कि रिपल हो गए। अगर सेंसिटिव अगर उन्हें पास में ले आए तो वे रिपल करने वाले हैं। तो इसका जो नॉर्मल आंसर हो जाएगा ए एंड बी आर अनचार्ज एंड रिपल ईच अदर। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इसको कर सकते हो। तो ये रहा, आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। तो देखो इसमें क्या पूछा था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, CSIR में ही पूछा गया है। तो यहाँ तक तो इन्होंने बकवास दे रखी थी। इन्होंने क्या पूछ लिया है, ये डायग्राम के बारे में पूछ लिया कि अगर ये डायग्राम जो है ये डायग्राम किससे रिलेटेड है। ठीक है ना, इनका केवल पूछने का मतलब यही था। तो मैंने आपको बताया था कि ये बेल शेप कर्व कर्व आपको दिख रहा होगा, बेल शेप डायग्राम, और टेम्परेचर के टर्म में पूछा गया है। ठीक है ना, वेल शेप्ड कर्व बन रहा है आपका, वेल शेप डायग्राम बन रहा है, और आपसे टेम्परेचर की टर्म में पूछा गया है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था केवल बेल शेप्ड कहाँ पर बनता है आपका, याद करो अगर आपको याद आ रहा होगा। तो एक आपका ओनली हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऐसा होता है जिसमें आपको वेल शेप्ड कर्व देखने को मिलता है। तो इसका आंसर नंबर डी होने वाला है। बाकी सब में आपको किस प्रकार का मिलेगा कि आपका वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का इस प्रकार से आपको जो है आपका डायग्राम मिलने वाला है। बेल शेप्ड कर्व आपको केवल जो आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है उसमें मिलता है देखने में। ठीक है ना, ये टेम्परेचर की टर्म में पूछा गया था। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन देखो पूछना पूछना इस वाली लाइन से था, और बस इतना इन्होंने पूछ लिया ऊपर का। तो इन्होंने इस जो इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ओनली हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और CSIR ने पूछ रखा है। तो करो इसको, आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। देखो इन्होंने इसमें यहाँ तक तो दे रखी है बकवास, मतलब इस ऐसे ही करते हैं जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, उसमें कोई फार्मूला दे देंगे और फार्मूला के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे जिससे कि आपका टाइमिंग कंज्यूम हो। बट जो पूछने वाली बात है वो सबसे लास्ट में पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लिया इन्होंने, द पैरामीटर ए डेस्क्राइब, जो इसमें ए है, जो इस फॉर्मूले में ए है वो किसको डेस्क्राइब करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी आर जो डिस्टेंस होगी आर की पावर 12 होगी वो कहाँ पर बनेगी और आर की पावर 6 कहाँ पर बनेगी। तो दो ही टर्म हमने पढ़ी थी कि या तो आपका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होने वाला है या फिर इलेक्ट्रॉन सेल रिपल्सन होने वाला है। इलेक्ट्रॉन सेल अट्रैक्शन हमने ऐसा कोई शब्द नहीं पढ़ा था, ना ही डाइपोल डाइपोल रिपल्सन हमने पढ़ा था। हमने केवल सी और बी ही पढ़ा था। अब इसमें भी इन्होंने एक टर्म के बारे में पूछ लिया। तो ए हमारा कब होता, जब हमारे जो एटम थे, जो हमारे मॉलिक्यूल थे, वे ज़्यादा ही नज़दीक आ रहे थे। ठीक है ना, तो रिपल्सन हो रहा था हमारा, यानी कि 12 की पावर से डिक्रीजिंग आ रही थी। ठीक है ना, जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ थी। तो इसका आंसर होने वाला आपका बी, इलेक्ट्रॉन सेल रिपल्सन। जबकि अगर ये बी के बारे में पूछ लेता तो इसका आंसर था डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये आपका आ सके। तो इसे पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है ना, पेन टैब आ जाएगा थोड़े दिनों में, और इसका कैसा है मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल अभी नहीं करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल अगर बायोकेमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे
वो मैं जब पेन टैब आ जाएगा तब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगा, ठीक है ना। और बड़े अच्छे से ध्यान से और उनको अच्छे से समझा करके करवाने वाला हूँ। तो न्यूमेरिकल की वजह से आप चिंता ना करें, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, मॉलिक्यूलर इंडक्शन हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, फ्री एनर्जी, मतलब कुछ भी हो आपका, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल आपके बहुत इजी और बहुत अच्छे वे में सॉल्व होने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल की वजह से चिंता ना करें, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो देखो इन्होंने क्या कहा है, ए प्रोटीन इन 100 मिली मोलार केसीएल, ठीक है ना, मिलीमोल केसीएल सॉल्यूशन वाज हीटेड एंड ऑब्जर्व टीएम। टीएम क्या होता है, मिड पॉइंट टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है ना। यानी कि आपको अगर 100 डिग्री से पे वाटर उबलना है, ठीक है, बॉईल होना है, तो उसका अगर हम टीएम देखेंगे तो वो 50 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखना वाज 60 डिग्री, ठीक है ना। when the some protein solution in 500 millimolar KCl was heated, the observed Tm was 65. What is the most probable reason for the increase in Tm? यानी कि Tm क्यों बढ़ा है, यानी कि पहले अगर हम 100 मिलीमोलार KCl में जब हम किसी भी सॉल्यूशन को हीट कर रहे थे तो उसका Tm हमारे कितना आ रहा था, Tm आ रहा था 60। बट अगर हमने 500 कर दिया तो फिर हमारा Tm बढ़ गया और वो 65 आया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, Tm हमारा क्यों बढ़ा, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा हिसाब है कि आपका हाइड्रोजन इंट्रैक्शन इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि देखो KCl जो है वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। साल्ट, यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन कम थी, यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, और जब आपकी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तब आपका क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इंक्रीज होता है वहाँ पर, मैंने आपको बताया था। जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो डिक्रीज होता है अगर साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर पहला 100 थी, अब 500 मिलीमोलार आ गई, ठीक है ना। तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बढ़ा है, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो डिक्रीज हुआ है ड्यू टू साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, ठीक है ना। तो आगे ये रहा आपके लिए सवाल, क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पॉज करिए और इसको देखिए। आई होप गाइज आपने पॉज करा होगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। तो इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो मैक्सिमम कब बनता है, ठीक है ना। ये इन्होंने एंगल दे रखे हैं कि कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो अब एंगल देखिए इसमें कि क्या है कि ये 150 दे रखा है और 152 यहाँ पर देखिए 200 से पहले ही खत्म हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि 190 तक या फिर 180 तक, ये इन्होंने यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए 180 ही है, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 200 से पहले रख दिया है, जबकि इसमें 150 टू 200 कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर 152 आपका 100 से थोड़ा ऊपर पहुँचा रखा है। तो हमने बात करी थी कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो मैक्सिमम कब बनता है, जब आपका एंगल 180 डिग्री सी हो, और 180 से आपका ऊपर कभी भी एंगल नहीं बनता हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है ना। तो ये तो देखो गलत है, क्योंकि इसमें क्या है आपका इसमें 200 तक पहुंचा रखा, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि आपके इसमें 100 से भी नीचे पहुंच गया है, यानी कि डिक्रीजिंग कर दिया। और हमने पढ़ा था कि 120 से जब 120 एंगल होगा आपका, तब उसमें मिनिमम हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा वो बन पाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सीधा सा आंसर आ रहा है वो आ रहा है इसका आर, कि देखो जैसे जैसे हम क्या करते हैं एंगल बढ़ाते चले जाएंगे 150 से, हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इसका आंसर है ओनली आर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अब आपको क्वेश्चन चमक रहा होगा, ठीक है ना। आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और अब आपको क्वेश्चन भी चमक रहा होगा। तो इन्होंने बेसिकली क्या पूछा है कि आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ ही पूछ ली है, ठीक है ना, कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो देखो अब इसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना कैसे करते हैं
कि जो आपको पता है पहले उसका मिलान करो। तो हमें पता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कोवेलेंट बॉन्ड सबसे हाई एनर्जी रखता है, तो हाई एनर्जी यहाँ पर 80 की आ रही है, ठीक है, 80 की कोवेलेंट से रिलेटेड है, यानी कि सी का थर्ड मिल गया। सबसे वीक हमें पता है वंडरवाल फोर्स है, और सबसे कम एनर्जी इन्होंने 0.5 किलो कैलोरी दे रखी है, यानी कि बी का आपका फर्स्ट होगा। देख लो यहाँ पर बी का फर्स्ट किस में, बी का फर्स्ट आपका सेकंड में है, और इसमें आपका फोर्थ में है। और कोवेलेंट बॉन्ड सी, सी आपका सी का थर्ड होना चाहिए, तो सी का थर्ड इसमें भी है और आपका इसमें भी है, ठीक है ना। तो अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है। हमने देखा था कि फिर कोवेलेंट बॉन्ड के बाद में आपका कौन आता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो 80 के बाद फिर 400 आ रहा है, यानी कि डी का आपका सेकंड होना चाहिए, ठीक है। और डी का आपका सेकंड कहाँ पर दे रखा है, इस नंबर 4 वाले आपके ऑप्शन में। तो अब इससे हमें पता लग गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपका 3 किलो कैलोरी दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे अधिक जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो कोवेलेंट बॉन्ड की थी, सबसे कम वंडरवाल्स की थी। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद फिर हमारा आयनिक बॉन्ड आता था, देन हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड आता था, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो नंबर 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। अभी आपके लिए ये क्वेश्चन है, वैसे ही इसको दिमाग लगा करके थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। आई होप गाइज आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी इसको। तो देखो सॉल्व करते हैं। अब इनमें से हमें क्या पता है, हमें डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के बारे में पता है कि डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट क्या होता है, कि वो एक तो क्या करता है कि जो आपका चार्ज होता है उसको आपको स्टोर करने का काम करता है। यानी किन्हीं दो प्लेट में अगर कोई सा भी मीडियम हो, वैक्यूम हो सकती है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो वो वहां पर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करके रखेगा, ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार से चार्ज का सेपरेशन करके वो रखने वाला है। तो डी का आपका फर्स्ट बैठ रहा है कि चार्ज सेपरेशन का काम आपका जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है वो करता है। दूसरा आपका जो एरोमेटिसिटी होती है वो क्या काम करती है कि मॉलिक्यूल को प्लेनरिटी प्रोवाइड कराती है। तीसरा क्या है कि बी का यहाँ पर पाई ऑर्बिटल क्या होता है, कि पाई ऑर्बिटल अगर देखो पाई ऑर्बिटल है तो जो रेस्ट्रिक रोटेशन है, हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो इस आइसोलेटेड पाई ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है ना, ये प्लैनेरिटी क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी की अगर आपके समझ में ये नहीं आ रहा तो आने वाला है प्रोटीन पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो इस आइसोलेटेड पाई ऑर्बिटल ओवरलैप के जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि सोल्वेशन ऑफ एटम, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है, जैसे डी का आपका हो गया, डी का क्या होने वाला है, डी का फर्स्ट इसमें है, डी का फर्स्ट इसमें है पहला, और नंबर 4 आपके ऑप्शन गए। और सी का आपका बैठ रहा है 4, सी का 4 आपका, सी का 4 इसमें दे रखा है, सी का 4 इसमें भी दे रखा है। बी का आपका जो है वो है थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें दे रखा है, और बी का, हाँ, तो इसका हमारा जो आंसर मिल गया वो है 3, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर है वो आपका क्या है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप लास्ट क्वेश्चन हो। और जो मैंने पहला अपना बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर करवाया था उसमें इसका आपको आंसर मिलने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, गेट में भी इससे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो गेट में भी इससे पूछा जा चुका है। तो आई होप गाइज आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें इन्होंने पूछा है कि पिक द कॉम्बिनेशन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें ऑल करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। देखो गाइज अगर आप पहली बार हो ना तो हो सकता है कि आपको, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करने से, क्वेश्चन क्या है वो समझ में आना चाहिए आंसर पता होने से पहले। और अगर आप पे इतना आ गया ना कि क्वेश्चन को पढ़ना कहाँ से है तो आप एकदम कर दोगे। अब मैं अगर मेरे सामने कोई ऐसे क्वेश्चन आए सी शहर का, तो मैं उस सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे निचली वाली लाइन पढ़ता हूँ। उससे फायदा ये रहता है कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि ऑल करेक्ट देखने हैं या फिर ऑल रॉन्ग देखने हैं। अब इस यहाँ से मैं वो टिक करूंगा जो हमारे करेक्ट होंगे, ऑल करेक्ट होंगे, ठीक है ना। रॉन्ग को पूछता तो मैं रॉन्ग को टिक करता। तो
तो ये थोड़ा कोई नहीं, फ्लो में आएंगे, जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो हम चलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन 7-8 तरीके ऐसे हैं ना कि आपके अगर मतलब ट्रिक है ये, और मतलब ये है कि आप 40 से 45 नंबर बिना कुछ करो, बिना कुछ करो, बिना, अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, आपको मतलब ABCD भी नहीं पता उसके बारे में, तब भी आप 45 से 40 नंबर ला सकते हो आराम से, ठीक है ना। CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम में ये ट्रिक है। ट्रिक मैं बताऊंगा आपको अभी 1-2 बार, और अभी आप क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, अगर जैसा आपका पेपर होगा ना, तो 10-15 दिन पहले आपको मैं वो ट्रिक बता दूंगा। क्योंकि देखो, अगर ट्रिक अभी बता दी तो आप थोड़े ढीले पड़ जाओगे, और वो मुझे चाहिए नहीं। तो ट्रिक मैं आने वाले टाइम में ही बताऊंगा, और यूट्यूब पर अभी तक वो ट्रिक किसी ने बताई नहीं है, ठीक है ना। इतना भी पक्का है कि यूट्यूब पर अभी तक किसी ने ट्रिक बताई नहीं है, तो मैं बताने वाला हूँ उस ट्रिक को, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें ऑल करेक्ट जो क्वेश्चन है वे सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिंदा गलत, नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि जो हमारा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम होता है, वो क्या होता है कि न्यूट्रॉन के बेस पर डिफर करता है। तो हमें बी ऑप्शन मिल गया, हमारा बी ऑप्शन सही है। तो बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि हमारा पहला सही हो सकता है या फिर दूसरा सही हो सकता है, ठीक है ना। और पढ़ते हैं, बोथ ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम आर रेडियो एक्टिव एंड डिके टू हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल गलत है। जो हमारा ट्राइटियम था, केवल वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्योंकि देखो, जब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ट्राइटियम है वो हीलियम में चेंज हो जाता है, और बीटा रे आपकी प्रोड्यूस करता है, एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस करता है। क्या होते हैं एंटी न्यूट्रिनो, क्या होते हैं अल्फा, बीटा, गामा रेज, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, क्या होती है, पढ़ेंगे हम, ठीक है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब केवल हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, जब तक एग्जाम हम क्रैक ना कर लें। और यही एग्जाम जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम है ना, हमें केवल इसी के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर कुछ और कर रहे हो अभी छोड़ दो जब तक एग्जाम है। अगर वीडियो ऐसा होता है कि कनेक्टिविटी यहाँ की थोड़ी लो है, स्लो है, ठीक है ना, अगर वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो जो पुरानी वाली वीडियो हो ना, दोबारा देखो, तिबारा देखो। जब तक देखो, आपको याद कब होगा, आपने ये लेक्चर देख लिया, 3 दिन बाद इस लेक्चर के बारे में सोच के देखना। जो कॉन्सेप्ट आज सिखाया है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपकी याद 3 दिन बाद भी है, तो समझ लो आप पे जो है कॉन्सेप्ट आया है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया, उसे दोबारा देखो, तिबारा देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, बट कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना करना है। ये कुछ फार्मूले हैं, कुछ टिप्स हैं, जो आपको CSIR नेट लाइफ साइंस जो आपका एग्जाम है वो क्रैक करने में हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो, इसका जो है सी नहीं हो सकता, और सी इन दोनों में ही नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ट्राइटियम इज ए रेडियो एक्टिव एंड डिके टू हीलियम। अभी भी पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। और ये मिल गया हमें डी, यानी कि इसका जो आंसर है 2 होने वाला है। हमने नीचे के ऑप्शन पढ़े नहीं। पढ़ लेते हैं कि कार्बन 14 डिके टू नाइट्रोजन 14, बिल्कुल सही बात है। कार्बन 14 डिके टू कार्बन 13 नहीं, ठीक है, ये गलत बात है, यानी कि इसका आंसर जो है हमारा दूसरा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन ये भी है आपका, ठीक है, क्वालिटी इसकी थोड़ी इंक्रीज कर लेना अगर आपको नहीं चमक रहा होगा तो। पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप गाइज आपने पॉज कर लिया होगा। देख लेते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन NH2 NH2, यानी कि हाइड्रोजन एंड वाटर इच, ठीक है ना। यानी कि जो हाइड्रोजन होती है वो वाटर के साथ कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकती है। तो याद रखना, हाइड्रोजन आपके 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकती है। किस प्रकार से कि देखो, इस N और N के पास 2 नॉन पेयर होते हैं, तो 2 बॉन्ड तो यो NN बनाएंगे। और हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस हाइड्रोजन से और एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बन पाएगा, ठीक है ना।
स्ट्रक्चर आपको इतनी समझने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर से पूछा भी नहीं जाता। बस आपको केवल याद रखना कि हाइड्रोजन आपके 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना लेता है, 2 नॉन पेयर से बनाता है और 2 हाइड्रोजन से बनाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ गया अभी आपके, कितने क्वेश्चन और हैं देखने पड़ेंगे, कोई नहीं, सॉल्व करो इसे। आई होप गाइज आपने सॉल्व कर लिया होगा। और देखो इसमें इन्होंने फिर वैसे से पूछ लिया कि डी और ए के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कब बनेगा, तो वही आपका कब बनने वाला है, इसका आंसर आपका 180 डिग्री है। ठीक है ना, तो देखते हैं और है क्या। हाँ, एक और है, ये आपका मेरे ख्याल से वो पिछला वाला आ गया कि, तो यहीं पर ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर समाप्त होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अपनी लेक्चर में, जो कि आपकी होने वाली है वाटर के ऊपर। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ टाटा एंड बाय बाय।